हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, समास। कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा और साथ में सभी जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं समास के, वो भी इसी क्लास में कंप्लीट करवाए जाएंगे और एक काफ़ी अच्छी अप्रोच के साथ समास को सिखाया जाएगा। आप जैसे जैसे क्लास देखते जाओगे, क्लास खत्म होगी तो आपको समास आता हुआ मिलेगा। तो जो भी HSC की तैयारी करता हो या GD की, अब आगे एग्जाम आने वाले हैं GD के, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है हिंदी की क्लास। या फिर कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो टीचिंग की, या हरियाणा में STET की तैयारी कर रहा हो, या रेलवे की तैयारी कर रहा हो, तो वो ये क्लास ले सकता है। ये क्लास देखने के बाद अगर आपके एग्जाम में समास का कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस क्लास से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको एक बेस्ट अप्रोच के साथ सिखाया जाएगा। और इस क्लास की जो PPT है वो आपको सिलेक्शन विद जीत नाम से टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। सिर्फ एक वीडियो है और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से लेकर आखिर तक सिखाया जाएगा आपको। हम शुरू करते हैं। समास क्या होता है? समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द की रचना करते हैं तो उसे शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हुए तो उस शब्द को समास कहते हैं। जैसे मान लो दो शब्द हैं, एक तो रेल है, एक गाड़ी है। दो शब्द हैं, इनको इनको मिला दूं मैं तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। तो ये क्या हो गया? रचना कर दी दो शब्दों ने मिलकर एक नए शब्द की, तो उसको हम समास बोलते हैं। ये बस समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है बिछड़ना, किसी चीज का बिछड़ना। जैसे दो प्रेमियों का बिछड़ना। जब समास समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम समास का विग्रह कहते हैं। कैसे? मान लो अब रेलगाड़ी है, इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो रेल और गाड़ी अलग अलग कर दिया ना, रेल और गाड़ी अलग अलग कर दिया, तो ये क्या कर दिया? इनका विग्रह कर दिया। ये समास था और इसको अलग अलग कर दिया तो ये समास का विग्रह हो गया। ये समास विग्रह होता है। हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्या पता कहाँ पे डेफिनेशन बूझ ले। तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है। अब क्या है समस्त पद? समस्त पद क्या होता है? समास विग्रह से बना नया शब्द है। समास विग्रह से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद। फिर होता है पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद का पहला पद जो होता है वो पूर्व पद, जिसको प्रथम पद कहते हैं, और समस्त पद का दूसरा पद जो उत्तर पद होता है द्वितीय पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मालगाड़ी है, मालगाड़ी मालगाड़ी है, तो इसमें से पहला अक्षर क्या है? ये माल, ये है पूर्व पद, पूर्व पद है ये। और ये जो गाड़ी है ये है उत्तर पद। ठीक है जी, ये है उत्तर पद। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है, ये समस्त पद है, ये है समस्त पद। तो ये जो ये वाला है ये समस्त पद हो गया, इसका पहला अक्षर पूर्व पद हो गया और दूसरा जो अक्षर है वो हो गया उत्तर पद। अब ना इन बातों का पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं और बहुत कम बताते हैं इन सबको, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। मेरा मोटिव यही रहता है क्लास का कि मैं आपको बिल्कुल पूरे सिलेबस को ऐसे मैनेज करके एक छोटे एक्वायर्ड कर लूँ पूरे कवर को और आपको सौंप दूं। आपको मतलब 100% फील हो पढ़ के कि हाँ मैंने पढ़ा है, तो 100% फील आ रहा है। तो यही अप्रोच रहती है मेरी। तो आपको पता चल गया समास क्या होता है? समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। अब समास देखो। समास क्या होता है? समास के ना, समास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या होता है? सम प्लस आस। सम प्लस आस मतलब सम का मतलब समान, समान रूप से पास पास बैठना, समान रूप से पास पास बैठना, ये समास का अर्थ होता है भाई। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है समास का, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ होता है समास का, उसको हम कहते हैं संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण।
संक्षेपीकरण बोलते हैं इसको। संक्षेपीकरण का मतलब क्या होता है? ब्रीफ। ब्रीफ तो शाब्दिक अर्थ जो होता है समास का वो संक्षेपीकरण होता है और ब्रीफ कहते हैं इसको। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य दो चीजें होती हैं, एक तो संधि होता है, एक समास होता है। मैंने संधि के टाइम पे बताया था कि ध्वनिगत परिवर्तन है, वहां पे ये बताया था कि ध्वनिगत जो परिवर्तन होता है वो होता है संधि, और शब्दगत परिवर्तन होता है उसको समास बोलते हैं। शब्दगत परिवर्तन तो शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसको हम समास बोलते हैं। शब्दगत परिवर्तन को समास बोलते हैं। यहाँ पे ये लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि शब्दगत परिवर्तन क्या होता है? समास। समास का विग्रह बता ही दिया मैंने आपको, क्या होता है समास का विग्रह? समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब अलग होता है, तो समास विग्रह का जो अर्थ है अगर डेफिनेशन हो वहां भी बता दी थी, यहाँ पे और ज्यादा क्लियर कर देता हूं। दो शब्दों को विभक्ति चिन्ह के साथ अलग करना। दो शब्दों को विभक्ति चिन्ह के साथ अलग करना। विभक्ति चिन्ह टोटल कितने होते हैं हमारे? टोटल 8 होते हैं भाई। कर्ता ने क्रम को कर्ण से वे होते हैं ना, जो टोटल 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 यूज होते हैं। एक तो कर्ता वाला यूज नहीं होता यहाँ पे, और एक होता नहीं संबोधन वाला। संबोधन हे अरे ये वाले यूज नहीं होते, और एक कर्ता ने और हे अरे ये दो यूज नहीं होते इनमें। बाकी जो कर्म कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो बाकी है ना, कर्म और कर्ण और संप्रदान अपादान ये वाले सारे यूज होते हैं। तो दो शब्द हैं उनको विभक्ति चिन्ह बीच में लग जाएगा उनका के साथ अलग करना। समझ गए? अब देखो, अब समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के प्रकार, टाइप्स ऑफ समास। समास के प्रकार दो टाइप से हम कह सकते हैं। पहला तो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी मीनिंग के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, और एक होते हैं रचना। रचना क्या होती है? रचना मतलब किसी चीज का बनावट, कुकर बने हमें, उसके आधार पर भेद होते हैं 6। तो क्वेश्चन आ जाए इस पर समास के प्रकार कितने हैं? अगर सीधा ये क्वेश्चन आ गया ना तो समास के प्रकार कितने, तो हमने सीधा बताना 6। अगर क्वेश्चन में लिखे अर्थ के आधार पर भेद कितने, तो 4, और रचना या बनावट के आधार पर कितने, 6। और वैसे सिंपल सीधा नो आ जाए क्वेश्चन समास के प्रकार कितने होते हैं, ऑप्शन आ जाए 4, 5, 6, 7, तो हमने 6 लगा के आना है। ठीक है, अब देखो 6 अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं और रचना के आधार पर 6 कौन से होते हैं? पहले हम अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर कौन से कितने होते हैं? 4, और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 6। अर्थ के आधार पर जो 4 होते हैं, पहला होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है वो होता है दवंदव समास। और फोर्थ होता है बहुब्रीहि। ये अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं हमारे। और रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययीभाव। दूसरा जो हमारा होता है वो तत्पुरुष। तीसरा जो होता है हमारा कर्मधारी है। यहाँ पे ये एक ऐड हुआ है, कर्मधारी है नया रचना में। और फोर्थ जो होता है हमारा द्विगु भी ऐड होता है। और पांचवा और छठा सेम है, दवंदव और बहुब्रीहि। ये हमारे भेद होते हैं। अब समास है, अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, दवंदव, बहुब्रीहि। रचना के आधार पर बूझ ले 6 कौन कौन से होते हैं, तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारी है और द्विगुण ऐड होते हैं, दवंदव और बहुब्रीहि, ये 6 होते हैं। अब इस तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष के भेद होते हैं भाई। तत्पुरुष के भेद होते हैं, मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, आप यहीं पे लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि क्लास बार बार नहीं लगाई जाती भाई। एक बार क्लास लगाओ, अपने नोट्स बनाओ, आपके काम आएंगे।
यहाँ पे इसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो नन तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष। दूसरा है लुप्त पद, लुप्त पद। तीसरा है लुप्त चिन्ह, लुप्त चिन्ह। फोर्थ जो है ये तत्पुरुष के पार्ट होते हैं भाई, ये कर्मधारी है और द्विगु, कर्मधारी है और द्विगु इससे के पार्ट होते हैं ये। और अगला है उपपद, उपपद तत्पुरुष समास। और एक होता है अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। मेरा यही मोटिव है भाई कि क्लास से क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसलिए मैं बिल्कुल अच्छे से सिखा रहा हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना निकले आपका। तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष का एक तो नन तत्पुरुष, लुप्त पद और लुप्त चिन्ह है, कर्मधारी है और द्विगु, ये तत्पुरुष के ही सब पार्ट्स होते हैं। और एक होता उपपद और अलुक, ये होते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे सभी को। जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं वे इन 6 से आते हैं, लेकिन हमें ये भी पढ़ लेने चाहिए थोड़े थोड़े, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। देखो मेरी अप्रोच यही रहती है, मान लो मैं समास पढ़ के गया, मोटा मोटा पढ़ गया, ये पढ़ गया, और इनमें मैंने 2 घंटे लगा दिए सीखने में, और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, तो मेरा 2 घंटे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? तो 2 घंटे में 10 मिनट और फालतू पढ़ लूंगा, ये और पढ़ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, मतलब जो मैंने टाइम दिया वो यूटिलाइज हो जाएगा और वर्थ इट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को देखते हैं। अव्ययीभाव समास, मैं कुछ इनकी शुरू में पहचान बताऊंगा, फिर अपने आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि प्रथम पद प्रधान कौन से में होता है? तो अव्ययीभाव समास में होता है। और इसमें एक ये है, जो अव्ययीभाव समास है इसमें आपको उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे भाई, उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे आपको। उपसर्ग कैसे, मतलब उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आजीवन है, तो ये आ क्या है? ये उपसर्ग है। ये नी उपसर्ग है, ये यथा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, ये प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको अव्ययीभाव समास में, उपसर्ग जिनके शुरू में हो, तो उपसर्ग युक्त शब्द आपको इसमें दिखेंगे अव्ययीभाव समास में। पहला पॉइंट ये है, पहला पद प्रधान होगा। दूसरा पॉइंट ये है, उपसर्ग युक्त शब्द आपको मिलेंगे। उपसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे मोस्टली मैं आपको लिखवा देता हूं, जो मेन जो होते हैं, जैसे ए आ नी निर निस, दू दुर दुस, बे बर, यथा, प्रति, यावत। तो ये जो शब्द हैं ये आपको दिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यावत बहुत बार आता है और बहुत कम बच्चों को पता है। तो इस टाइप के अगर आपको वर्ड दिख जाएं तो वो क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे यथा दिख रहा है, यथा है, ए दिख रहा है, आ दिख रहा है, प्रति है, नी है, देखो ये नीरा, तो इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे अलग से ही। तो ये इनकी पहचान है। ठीक है, अब ये वर्ड जो दिखेंगे आपको, तो इनका क्या करना है? देखो, अगर आ जाए तो उसके लास्ट में, मतलब यहाँ पे देखो यो के अनुसार आ गया। यथा का मतलब के है, यथा के कारण यहाँ पे के अनुसार आया है। तो मैं कुछ वर्ड लिखवाता हूं आपको। अगर आ जाए, जैसे आजीवन है, अगर आ जाए तो वो क्या होगा? उसका जो अंतिम अक्षर होगा, अगर उसको हम विग्रह करेंगे उसका, तक या पर्यंत। जैसे आजीवन है, अगर नी आ जाए, नी आ जाए, निर आ जाए और निस आ जाए, तो इसका जो संधि वो करेंगे, वो समास का विग्रह करेंगे, तो जो लास्ट में लिखेंगे वो बिना या से रहित, इसका अर्थ होता है बिना या से रहित। क्योंकि कई वैसे ही विग्रह कर देते हैं भाई समास का, तो इन वर्ड्स का अर्थ होता है, दू का, दूर का, दुस का भी सेम ही होता है अर्थ।
जो बिना या से रहित। अब जैसे यथा आ जाए, यथा जैसे यथा जीवन था, यथा आ जाए, यथा अगर आ जाए उपसर्ग तो उसको हम लिखेंगे जैसा या जैसी या के अनुसार। के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल आ जाए यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, हम के अनुसार पे एंड करें ना शब्द को, या शक्ति जैसा, शक्ति जैसी, तो यथा आ जाए तो हम इसका ये लगाएंगे लास्ट में। अब प्रति आ जाए, प्रति, प्रति अगर वर्ड आ जाए, जैसे प्रति हो तो हर लिख सकते हैं या पुनरावर्ती लिख सकते हैं। यावत, यावत बहुत इंपॉर्टेंट है, यावत आ जाए तो हम लिखेंगे तक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस प्रकार आपने लिखने हैं, मतलब ध्यान होना चाहिए आपका। जैसे यथा आ जाए, यथा शक्ति है, यथा जीवन है, यहाँ पे आजीवन है, आमरण है, क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएगा, देखो यथाशक्ति है या यथास्थान है या प्रतिदिन है। प्रतिदिन देखो, प्रति का क्या लिखवाया मैंने, प्रति है, तो प्रति का क्या लिखवाया, प्रति हो तो हर यूज कर देंगे हम। प्रति है तो हर एक दिन, यथाशक्ति तो यथा आ गया तो शक्ति के अनुसार, के अनुसार लगा दिया ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो अव्ययीभाव समास जब पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरा होना चाहिए, पहला क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद। दूसरा उपसर्ग युक्त शब्द इसमें आपको दिखेंगे, फिर आप देखते ही पता लग जाएगा आपको कि कौन सा है। ये देखो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल है, ये इन सभी उपसर्ग जो बताए हैं मैंने उन्हीं में से हैं ये सारे। कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूँ भाई। जैसे ये देखो जो मैंने लिखवा रखे हैं वो ये देखो, प्रति है, प्रति है, यथा है, प्रति है, भर आ गया, यहाँ पे नी आ गया, यहाँ पे बे आ गया, देखो बे। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको वर्ड मिलेंगे। यहाँ पे प्रत्येक, हर एक, तो इस प्रकार से आपको वर्ड दिख जाएंगे अलग से ही। जो उपसर्ग होते हैं 22, जो 20-22 उपसर्ग होते हैं, उन्हीं से आपको पहचान हो जाएगी कि ये आजीवन है या मतलब अव्ययीभाव समास का है या नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष अव्ययीभाव में तो पहला पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, इसकी पहली पहचान है ये। डेफिनेशन क्या है, जिस समास में पहला पद, पहला पद को मैं पूर्व पद भी बोल सकता हूं, ठीक है। पहला पद दूसरे पद पे, दूसरे पद कौन सा होता है, उत्तर पद, दूसरे पद पर आश्रित होता है, आश्रित होता है। और दोनों के बीच, डेफिनेशन भी कई बार आती है, दोनों के बीच कोई न कोई कारक लगा होता है भाई, कारक छिपा होता है, छिपा होता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक छिपा होता, कारक यानी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ, जैसे का, के, की, जो होते हैं ना, कर्ता ने कर्मकरण से, संप्रदान के लिए पादान से संबंध का, के, की, तो इस प्रकार के आपको कारक चिन्ह छिपे मिलेंगे, तो उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पहला क्वेश्चन बनेगा उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष समास होता है। फिर जो पहला पद है ना वो दूसरे पद पर क्या होता है, आश्रित, यानी पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद यानी उत्तर पद पर क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक है, इसके सब पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे। पहले तो हमें इतना ही पता होना चाहिए तत्पुरुष समास क्या होता है, उत्तर प्रधान, और ये डेफिनेशन। फिर हमें इसके पार्ट्स पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा, नन तत्पुरुष समास। फिर होता है दूसरा लुप्त पद, लुप्त चिन्ह, लुप्त पद और लुप्त चिन्ह, क्रमधार्य इसी का पार्ट होता है, क्रमधार्य तत्पुरुष समास। फिर द्विगु, फिर होता है उपपद
और अल्लुक। बस हमने इनका पार्ट्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, नाम सुने होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन दे देंगे कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं, तो इन 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 ये जितने भी दे रखे हैं इनमें से 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नन तत्पुरुष समास क्या होता है? नन तत्पुरुष समास, इसमें आपको ना उपसर्ग मिलेगा, वो ऐ से शुरू मिलेगा या अन से या अन से, इस प्रकार से आपको मिलेगा। और इनका अर्थ क्या होता है? न। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अनपढ़ आ गया, अनपढ़। अनपढ़ आ गया तो अनपढ़ क्या है? अनपढ़ एक तत्पुरुष समास है। अन का मतलब न है तो इसका मतलब है न पढ़। इसका विग्रह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनहोनी आ सकता है, अनहोनी। देखो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं हमें पता नहीं चलता, इसीलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक सी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अनहोनी आ जाए, अनहोनी देके कोई बता ही नहीं सकता कौन सा समास है। तो अगर हमें पता हो कि नन तत्पुरुष समास होगा, अगर उसमें ए अन आ जा तो अनहोनी है, तो अनहोनी का मतलब क्या होता है? न होनी। इसका विग्रह बन जाएगा। इस प्रकार से होते हैं ये। एक तो इसमें हमको नन तत्पुरुष समास पढ़ना है, और नन तत्पुरुष, लुप्त पद और लुप्त चिन्ह, ये 3 पढ़ने हैं। और ये 2 तो एक अलग से समास होते हैं, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। तो हम लुप्त पद और लुप्त चिन्ह देखते हैं कि कौन क्या होते हैं लुप्त पद और लुप्त चिन्ह। लुप्त चिन्ह और लुप्त पद। लुप्त चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होते हैं। कितने? 6 विभक्ति चिन्ह मैंने बताए थे आपको। कर्ता वाला और संबोधन वाला वो यूज नहीं होगा। तो 6 विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मालगाड़ी। मालगाड़ी है तो माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। तो लुप्त चिन्ह इसमें कौन सा है? ये के लिए ना, के लिए, ये इसमें लुप्त चिन्ह है। और लुप्त पद क्या होता है? इनकी अलग से पहचान कैसे कर सकते हैं लुप्त पद और लुप्त चिन्ह की? इसमें जैसे मालगाड़ी है, मालगाड़ी के 2 विग्रह बन सकते हैं। एक तो माल के लिए गाड़ी, एक माल को ढोने वाली गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। तो इसमें देखो, इसमें ये दे रखा है ढोने वाली गाड़ी। ये यहाँ पे क्या ओनली विभक्ति चिन्ह है भाई, संप्रदान के लिए, सीधा संप्रदान के लिए है। इसमें यो विभक्ति चिन्ह तो दे रखा है, विभक्ति चिन्ह के अलावा भी कुछ दे रखा है। अगर लुप्त पद ये है कि विभक्ति चिन्ह के अलावा कुछ अन्य शब्द आए तो वो क्या होगा? लुप्त पद होगा भाई। जैसे यहाँ पे देखो मालगाड़ी था तो इसका जो बना था वो क्या बना था? माल के लिए गाड़ी बना दिया, तो के लिए संप्रदान होगा, सीधा विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पे सीधा विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे को दे रखा है, विभक्ति चिन्ह तो है ही, इसके साथ एक अलग से वर्ड दे दिया, तो ये हो गया लुप्त पद और ये हो गया लुप्त चिन्ह। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे आएगा, सीधा दे देगा, एग्जाम्पल ये दे देगा, माल को ढोने वाली गाड़ी। ये बुझ लेगा कि कौन सा समास है। एक तो सीधा नहीं बुझ लेगा कौन सा समास है, सीधा आप तत्पुरुष, अगर ऑप्शन में है तो तत्पुरुष लगा दिया। अगर तत्पुरुष नहीं है, अगर दे दिया नन तत्पुरुष, लुप्त पद, लुप्त चिन्ह, ऐसे दे दिए 4 एग्जाम्पल। अगर और डीप में जाएगा तो हमने देखना विभक्ति चिन्ह तो था, इसके साथ और अक्षर दे दिए तो ये तो लुप्त पद है। इस प्रकार से हमने ये क्लासिफाइड करना है। ठीक है, अब विभक्ति चिन्ह देखो। विभक्ति चिन्ह पे आते हैं जो तत्पुरुष में है। 6 विभक्ति चिन्ह होते हैं। वैसे तो टोटल कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं, लेकिन 8 कारक में होता है कर्ता वाला और संबोधन वाला हम यूज नहीं करते। कर्ता वाला और संबोधन वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो 6 कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कौन कौन से होते हैं मैं काट दूंगा इसको बाद में। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, अपादान से वाला होता है अलग होना, अपादान से संबंध का के की, यहीं पे होता है ना ने नी, रा री रे, ये तीनों होते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन दिखाता है संबंध, और होता है एक अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? में और पर, ये होते हैं भाई। और एक होता है संबोधन। संबोधन क्या होता है? हे अरे। ये 8 होते हैं कारक। अब इसमें से एक तो संबोधन वाला यूज नहीं करना और एक कर्ता वाला नहीं करना, तो ये 6 विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये तत्पुरुष में यूज होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर, ये होते हैं, ये विभक्ति चिन्ह जो है तत्पुरुष में यूज होते हैं। तो कैसे होंगे, कैसे एग्जाम्पल आएगा वो देखो। अब सबसे पहले देखेंगे हम, कर्ता तो हट गया, कर्ता के बाद कर्म। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आपको को वर्ड मिलेगा, को। जैसे एग्जाम्पल आ गया मनोहर, तो मन को हरने वाला, तो ये को आ रहा है, को। तो ये क्या है? ये कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। इसी प्रकार मिलेगा आपको, जैसे कमर तोड़ है, कमर को तोड़ने वाला। मुंह तोड़ है, मुंह को तोड़ने वाला। गगन चुंबी है, गगन को चूमने वाला। ग्रागत है, ग्रह को आगत, घर को आगत। तो जिसमें को आ गया विभक्ति चिन्ह है, तो वो कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। अब कर्ता ने कर्म को, अगला है कर्ण। कर्ण का विभक्ति चिन्ह मिलेगा आपको चाहे तो से चाहे के द्वारा, 2 मिलेंगे। जैसे तुलसी करित, तुलसी से करित, तुलसी के द्वारा करित। रस भरा, रस से भरा। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। दोष पूर्ण, दोष से पूर्ण, से मिल गया। भयभीत, भय से भीत, भय से भीत। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो ये कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। अब आ गया संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, और संप्रदान में दान दक्षिणा होती है भाई। दान दक्षिणा जो हुआ है वो संप्रदान में हुआ है। ठीक है, जो संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं लास्ट में। जैसे क्या मिल सकता है? आलय, आपको इसमें यहाँ पे मिल सकता है ग्रह, यहाँ पे आपको घर मिल सकता है। आपको शाला, जैसे पाठशाला, तो पाठशाला है, ये भी संप्रदान का है। भवन है, सभा है, ग्राम सभा। इस प्रकार के आपको वर्ड्स मिल सकते हैं। जैसे पाठशाला, यहाँ पे पाठशाला है। सामग्री भी है एक वर्ड, सामग्री भी आपको इसमें मिल सकता है। तो ये वर्ड्स हैं। सभा, सामग्री, कुंठ है, ये कुंठ भी मिल सकता है। तो ये 5-7 वर्ड्स हैं जो आपको संप्रदान में मिलेंगे। एक तो है आलय, एक तो आपको मिल सकता है आलय, ग्रह, घर, भवन, सभा, सामग्री, कुंठ, शाला। जैसे गौशाला, घर, रसोई घर, देखो घर है ना, हवन सामग्री है ना यहाँ पे, सामग्री। तो इस प्रकार के आपको वर्ड्स मिल सकते हैं। रणभूमि, रण के लिए भूमि। वैसे भी आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपको मोटे मोटी बात भी ध्यान रहेगी तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान हो गया। अब आ गया अपादान। अपादान का जो कारक चिन्ह मिलेगा से। आप कहोगे कि कर्ण का भी से था और अपादान का भी से है, तो अपादान का जो से है इसका मतलब है अगर अलग होना। जैसे नेत्रहीन है, नेत्र से हीन है, आंख से अंधा है, तो अलग है ना, अलग हो रहा है। ऋण मुक्त, तो कर्जत मुक्त हो गया, वो से का मतलब क्या है? अलग होना। धनहीन, धन से हीन, उस पर धन की कमी है। बलहीन, बल से हीन, मतलब बल की कमी है, अलग हो रही 2 चीजें। पाप मुक्त, पाप से रिक्त, पाप से मुक्त। पथ भ्रष्ट, तो स्थान से भ्रष्ट। तो अपादान तत्पुरुष समास होता है वो। अब आ गया संबंध तत्पुरुष समास। इसमें काके की मिलेगा आपको। आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जल राशि, जल की राशि। वीर कन्या, वीर की कन्या। कन्यादान, कन्या का दान। अब देखो अलग अलग है ये, एक रहेगा अधिकरण, और देख लो फिर बताता हूँ। अधिकरण में क्या मिलेगा आपको? में पर। आप बीती, अपने पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम है, में आ रहा है, तो अधिकरण। शरणगत, शरण में आगत है, शरण में आगत है।
मुनि श्रेष्ठ, तो मुनियों में क्या है श्रेष्ठ, शास्त्रों में क्या है प्रवीण, ऋषियों में क्या है राजा, श्रव में क्या है व्याप्त, देव पर है आश्रित। जो अधिगण तत्पुरुष समास है में पर, जैसे देखो क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, धर्मवीर है, धर्मवीर है, धर्म में वीर है, धर्म में वीर। तो आपको दो वर्ड मिलके, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, जो दूसरा वर्ड है ना, ये शब्द विशेषता बताएगा भाई, ये शब्द आपको क्या बताएगा, विशेषता बताता हुआ दिखेगा। जैसे ऋषि राजा है, तो ऋषि में राजा, तो राजा है ना, विशेषता बता दी ना। यहाँ पे मुनि है, मुनियों में श्रेष्ठ, तो सारे मुनि थे उनमें से क्या है श्रेष्ठ, तो सबसे श्रेष्ठ क्या है ये, तो इसने विशेषता बता दी। तो अधिकरण तत्पुरुष में इस प्रकार के आपको मिलेंगे। अब एक तो ये बताता हूँ, अपादान में से यूज होता है और एक कर्ण में से यूज होता है, एक कर्ण में से यूज होता है। तो इनको अलग अलग कैसे पता करेंगे। जो से वर्ड यूज होता है वो कर्ण में भी यूज होता है और अपादान में भी यूज होता है। अपादान, तो अपादान में जो यूज होगा वहां पे आपको विकृति मिलेगी भाई, विकृति यानी कोई बीमारी मिलेगी, बीमारी मिल सकती है, कोई विकलांगता मिल सकती है, इस टाइप के आपको वर्ड मिलेंगे। जैसे नेत्रहीन है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। और यहाँ पे ये अगर करण के लिए यूज होगा तो करण के लिए जो से यूज होगा, यहाँ पे आपको साधन के लिए यूज मिलता दिखेगा, से साधन के लिए यूज। जैसे रस भरा, तो रस से भरा, तो इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे। वैसे ये मैंने मोटे मोटे बताए हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, नेत्रहीन है, नेत्रहीन दे देगा, सीधा बुझा कौन सा समास, तो सीधा तत्पुरुष समासाश्रय है। अगर डीप में बुझ ला गया ना, जब बुझ जाएगा, ये अलग है, तत्पुरुष में अलग से जब बुझ सकता है, अपादान का, संबंध का, अधिकरण का, ये अलग अलग बुझ सकता है ज्यादा डीप में जाएगा तो, अदरवाइज सीधा तत्पुरुष बुझ लेगा। बस 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें खाली तत्पुरुष बुझ लेगा, इतना बुझता है। ठीक है, तो अविभाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पर प्रधान। अब करते हैं अगला। नेक्स्ट है द्विगु, द्विगु समास। बिल्कुल आसान है ये। इसमें क्या मिलेगा आपको, पूर्व पद में संख्यावाचक मिलेगा भाई, पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है इसमें। और जो समस्त पद है, जो पूरा शब्द है, जो पूरा शब्द है समस्त पद, वो समार का यानी समार यानी समूह, समूह का बोध कराता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है द्विगु की। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक है, और समस्त पद जो है ग्रुप का या समूह का बोध करा हुआ है, तो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। बस ये डेफिनेशन होती है। कैसे, जैसे त्रिलोचन है, त्रि है मतलब 3, दशानन 10 है मतलब अंक लिखा मिलेगा आपको, नंबर, जिसमें नंबर लिखा मिल जाए तो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। बस इतना याद रख लियो। पंचवटी है, चौराहा है, त्रिफला है, द्विवेदी है, अष्टभुज है, 8 भुजा वाली, द्विभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। तो ये सारे जो वर्ड हैं, यानी द्विगु समास में क्या मिलेगा आपको, संख्यावाचक शब्द मिलेगा शुरू में, प्रथम पद। बस द्विगु समास का यही है एक मेन पॉइंट, कि प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक विशेषण मिलेगा। और समस्त पद जो है एक समूह का बोध कराएगा। जैसे देखो समूह है, समूह का बोध करा रहा है। 8 भुजा वाली, तो मतलब एक 8 भुजा वाली कोई चीज है, तो ग्रुप का बोध करा रहा है ना। 3 फलों का समार है या समूह है, तो ये एक ग्रुप का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो द्विगु समास यही होता है, संख्यावाचक पहला अक्षर मिलेगा और एक ग्रुप या समार का बोध कराएगा। अब देखते हैं हम द्वंद्व को। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास में आपको क्या मिलेगा, द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान।
दोनों पद यानी उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों पद जिसमें प्रधान हो तो वो कौन सा होता है हमारा द्वंद्व समास। क्लियर। जैसे दाल और रोटी, दाल और रोटी, रोटी दोनों अलग अलग वर्ड हैं तो दोनों पद इसमें प्रधान है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें अब जब हम इसका द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे, जैसे दाल और रोटी है, पाप और पुण्य है, तो उसमें किस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। और मिल जाएगा, तथा, एव मिल जाएगा, या वह मिल जाएगा, तो इत्यादि। तो इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे या मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो द्वंद्व समास में मिलते हैं। सेम से वर्ड मिलेंगे, बिल्कुल अलग से ही दिख जाएगा भाई। जैसे पाप और पुण्य दो अलग अलग वर्ड है, पाप और पुण्य। अन्न जल है, देव और असुर, शिव और पार्वती, रात दिन है, आग पानी है, जय पराजय, दिव्या रात्रि है, थोड़ा या बहुत, यश अपयश, दाल और रोटी, लाभ और हानि, रुपया पैसा, माता पिता, राम लक्ष्मण, धर्म और अधर्म, गौरी और शंकर, सीताराम, अलग अलग मिल रहे हैं ना, दोनों पद प्रधान हो तो उसको द्वंद्व बोलते हैं। अब द्वंद्व के तीन प्रकार होते हैं भाई। अगर रचना के आधार पर देखें, रचना के आधार पर द्वंद्व के तीन प्रकार होते हैं। द्वंद्व के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम इतरेतर। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम वैकल्पिक द्वंद्व समास। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम समाहार द्वंद्व समास। तो ये तीन पार्ट होते हैं द्वंद्व समास के। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं कि इनका अर्थ क्या क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है इतरेतर, कुछ एक इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारों को नहीं पता, वो उसका द्विगु लगा के आएंगे। कैसे, गिनती होती है भाई, गिनती एक से 9 तक, और सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर भाई जितनी भी अपूर्ण संख्याएं हैं ना, जितनी भी अपूर्ण संख्याएं हैं, एक तो 1 से 9 तक छोड़कर ये छोड़नी है हमने, और सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, इनको भी छोड़ना है। बाकी जितनी भी अपूर्ण संख्याएं वो क्या है, वे सभी इतरेतर का उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्लियर। जैसे मैं बताता हूं, 25 आ जा, 25, ये 25 लिख दिया और ये बूझ ले ये कौन सा समास है। तो 25 क्या है, 5 और 20 इसका विग्रह बनेगा, और ये एक इतरेतर द्वंद्व समास है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि 25 देख दी तो हम क्या देखोगे, या तो संख्यावाचक आ रही है तो हम इसका द्विगु लाया होगे तो ये गलत हो जाएगा भाई। जैसे 64 आ जा, कोई भी संख्या आ जा, 1 से 9 तक नहीं होनी चाहिए, सभी पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी 10 20 30 40 इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीच के कोई भी अक्षर आ सकते हैं, 81 है, 23 है, मतलब समझ गए ना, ये 10 20 30 ये नहीं होनी चाहिए, और 1 से 9 तक की नहीं होनी चाहिए। बाकी जितनी भी बचगी ना वो इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्विगु का नहीं है। जैसे कोई भी पूछ ले, जैसे 16 है, 16 आ जा, 93 आ जा, 21 आ जा, 45 आ जा, 36 आ जा, 36 है, 6 और 30 इसका विग्रह बन जाएगा, 6 और 30, और ये किसका उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व समास का, ये ध्यान रखना। इतरेतर का बता दिया। वैकल्पिक है, वैकल्पिक का मतलब क्या है, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है हमें। वैकल्पिक मतलब विकल्प मिलेगा, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे, चाहे तो या लिखा पाएगा, चाहे फिर अथवा लगा पाएगा। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास ये होता है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे सुख और दुख आ जाए, सुख दुख आ जाए तो इसका क्या लिखेंगे, सुख या दुख, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व का है। खाली सुख और दुख आ जाए, अगर वैकल्पिक ऑप्शन में नहीं है तो सीधा द्वंद्व समास तो है ही, क्योंकि ये तो इसका पार्ट है ना। जैसे राग विराग है, तो ये क्या है, राग या विराग, तो वैकल्पिक का ये, किसका, ये वैकल्पिक का है।
अब तीसरा आ गया कौन सा, समाहार। समाहार में क्या होगा, समाहार द्वंद्व में, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में जो है, इसमें जो पहला पद होता है भाई, पहला पद से ही मिलता जुलता दूसरा पद होता है। पहला पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद होता है, दूसरा पद होता है। जैसे एग्जांपल देखते ही पता चल जाएगा भाई आपको। जैसे बहू बेटी है, बहू बेटी, तो बहू बेटी क्या है, ये एक समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। और समाहार द्वंद्व समास जो है, इसके आखिर में कुछ वर्ड्स लगाकर इसका समास का विग्रह करते हैं हम। इसमें हम लास्ट में आदि लगा देते हैं, इत्यादि लगा देते हैं, या वगैरह, ये 2-3 वर्ड लगा के हम इसको खत्म कर देते हैं विग्रह इसका। जैसे बहू बेटी है तो इसका बहू बेटी आदि, इसका ये विग्रह बनेगा, समास का विग्रह। कामकाज है, कामकाज आदि। फल फूल है, फल फूल आदि। चाय पानी आदि, चाय पानी आदि। और कुछ लेवल जी, भूत प्रेत आदि। तो इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे। रुपया पैसा आदि, धन दौलत आदि, तो इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, बस ये याद याद रखनी है, दोनों पद प्रधान। और जैसे दाल रोटी, या माता पिता, सीताराम, दूध रोटी, स्त्री पुरुष, भाई बहन, राम लक्ष्मण, तो इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। और द्विगु में क्या मिलेगा आपको, द्विगु में पहला पद जो है संख्यावाचक मिलेगा, संख्यावाचक मिलेगा। अव्ययभाव में क्या मिलेगा आपको, अव्ययभाव में पहला पद प्रधान मिलेगा और उपसर्ग युक्त शब्द मिलेंगे। और तत्पुरुष में क्या मिलेगा, तत्पुरुष में क्या मिलेगा, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान मिल जाएगा और पहला पद क्या होगा, गौण मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पे दो पद नहीं है, दोनों, मतलब ये दो पद क्या लिख रखा है, ये दोनों पद हैं, दोनों पद प्रधान मिलेंगे। यहाँ पे ओनली दूसरा पद मिलेगा, पहला पद अव्ययभाव में और द्विगु में एक पद संख्यावाचक है और द्वंद्व में दोनों पद। क्लियर। अब रह गया हमारे दो, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इनमें क्या डिफरेंस होता है। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में क्या होता है भाई, कर्मधारय समास की पहली तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो जहां विशेषण विशेष्य की स्थिति हो, या उपमेय उपमान की स्थिति हो, उपमेय और उपमान की स्थिति हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कर्मधारय समास यूज करते हैं। विशेषण विशेष्य की, इसमें जो पूर्व पद होगा वो तो होगा विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। जो पूर्व पद होगा इसमें, पूर्व पद है वो होगा विशेषण है, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। कैसे, देखो अब एग्जाम्पल से सिखाता हूँ कि विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, उपमेय उपमान। अब ये एग्जाम्पल क्या दे रखा है, घनश्याम, क्या दे रखा है, घनश्याम, घनश्याम है, घन के समान श्याम है, घन के समान श्याम, तो ये क्या है, श्याम है। ये है उत्तर पद, ये है पूर्व पद, ये शुरू में बताया था क्लास शुरू हुई जब, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद, तो ये है विशेषण है। ये श्याम की वो विशेषता बता रहा है, तो विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। और जिससे ये क्या होगा, ये है विशेष्य, और ये वाला क्या है, ये घन क्या होगा, यो विशेषण हो गया। एडजेक्टिव है मेरे यार, जैसे कोई भी आ जाता, कोई भी है, जैसे क्यूट गर्ल है, क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल, ये इंग्लिश में ये क्या है, यो है नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है, ये विशेषण होता है। एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, रियो संज्ञा, जिसकी विशेषता बताई जाए ना, विशेषण नाउन है तो हुआ है, जिसकी विशेषता बताओ कोई चीज है, तो नाउन से संज्ञा से पहले आता ना विशेषण है। इसी प्रकार ये घनश्याम है,
इव जैसे नयन है कमल है, तो कमल के समान नयन है ना, तो वो आँख है ना, वो यो विशेषता है, उत्तर पद है। और इसकी विशेषता किसने बताई? कमल के समान नयन है, तो कमल ने बताई ना, तो पूर्व पद हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। बस ये चीज थी। ठीक है, तो इसमें विशेषण विशेष्य और उपमा और उपमेय होते हैं। और कर्मधारय में जब हम समास इसका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, तो इसमें कैसे होगा? इसमें लिखा जाएगा के समान में तोड़ेंगे, या तो हम उसको के समान, या फिर हम तोड़ेंगे इसको रूपी में, या फिर इसको तोड़ेंगे है जो। बस 3 वर्ड में हम तोड़ेंगे, इनके अलावा नहीं तोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको, जैसे घनश्याम है, घन के समान श्याम, चंद्रमुख चंद्र के समान, नरसिंह सिंह रूपी नर, रूपी के समान, का पुरुष, कायर है जो पुरुष। मतलब एक तो है जो में तोड़ेंगे, या के समान में तोड़ेंगे, या रूपी में। 3 वर्ड में, 3 वर्ड्स में तोड़ेंगे हम सिर्फ कर्मधारय को। ठीक है, सारे वर्ड्स देख सकते हो। पीताम्बर है, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर माँ को मान है जो कवि। नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुष मान है जो पुरुष। तो 3 वर्ड्स में हम सिर्फ इनको तोड़ेंगे मैक्सिमम को। अब आप बहुब्री देखो, फिर डिफरेंस पता चलेगा कर्मधारय में और बहुब्री में क्या अंतर है। कईयों को पता नहीं चलता कि बहुब्री में क्या अंतर होता है और कर्मधारय में क्या अंतर है। बहुब्री समास, तो बहुब्री समास किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है, जिस समस्त पद में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद प्रधान हो, कोई अन्य पद की प्रधानता हो, कोई अन्य पद की प्रधानता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुब्री समास बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो एक बार, निशाचर है, निशाचर, तो क्या दे दिया इसने? निशा में आचरण करने वाला कौन है? राक्षस। मतलब जो इस वर्ड में लिख रखा था ना तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से? देखो घनश्याम है, पहले घनश्याम लेके आओ, आपको पता कैसे चलेगा? घनश्याम है, घनश्याम है, वह जो बादल के समान श्याम है, काले हैं, जो बादल के समान काले हैं, कौन है? कृष्ण भगवान, जो बादल के समान काले हैं। अब यार्ड तो ये तो पूर्व पद है, यो उत्तर पद है ना, तो यार्ड गन फेमस ना, यार्ड कोई ना, तो पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई भी प्रधान कौन? तीसरा पद प्रधान है, कौन है? भगवान कृष्ण प्रधान है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुब्री समास हुआ, जिसमें कोई किसी की तरफ इशारा कर रहा हो। जैसे दशानन, जिसके 10 मुख है, कौन है? भगवान। दशानन कौन है? जिसके 10 मुख हो, रावण है। तो रावण के 10 मुख थे, तो किसी तीसरे पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है ना ये, तो इसीलिए यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता है और इसीलिए यहाँ पे बहुब्री समास है। ठीक है, तो कर्मधारय में और इसमें यही डिफरेंस है बस। इसमें कर्मधारय में इसमें क्या है? इसमें आपको विशेषण और विशेषण मिलेंगे, यानी ये जो 2 वर्ड है, यो जो पहला वर्ड है यो इसने क्वालिफाई कर पाओगा। जैसे चंद्रमुख है, इसका मुख जो चांद के समान है भाई, तो चांद के समान मुख है, तो मतलब मुख नहीं तो क्वालिफाई कर रहा है, नू थोड़ी किसी तीसरा पर्सन ने ठा लिया है। जैसे दशानन है, जिसके 10 मुख है, तो यार तो तीसरा पर्सन आ जाओ, कौन है? रावण है। तीसरा पर्सन आ गया तो अन्य पद की प्रधानता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्हीं को, मतलब उत्तर पद को ही क्वालिफाई कर रहा है, पहला पद है। चरण कमल या देलता, कोई भी देख लो, कोई भी वर्ड है। महापुरुष जो मान है, जो पुरुष, दो पुरुष है तो मान है, तो विशेष यो है, विशेषण यो है, क्वालिफाई कर रहा है। तो कर्मधारय में इसमें यो डिफरेंस हुआ है। इसमें किसी तीसरे वर्ड को क्वालिफाई करेगा, जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, कौन है? गणेश। वज्रपाणी है, वह जिसके हाथ में वज्र है, कौन है? भगवान इंद्र। तो इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे, अलग से दिख जाएंगे भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यो, जिसमें जितने भी भगवाना के नाम है या कोई भी राक्षस है किसी के नाम है,
किसी तीसरे पर्सन डिनोट कर रहा है तो वो बहुब्रीहि में आ जाओगे। ठीक है, तो समास का इतना ही है भाई, समास इतना ही है। बाकी तो आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं तो बस छट नहीं सका सकूं कि ऐसे सट्टे जाऊंगे। देखो पहला कौन सा, सबसे पहले क्या है, समास के भेद कितने होते हैं, 6। पहला है अव्ययीभाव। कौन सा है, अव्ययीभाव। क्या है अव्ययीभाव में, पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान। फिर क्या है, द्विगु। द्विगु, द्विगु में क्या है, पहला पद संख्यावाचक मिलेगा आपको, संख्या मिलेगी आपको। फिर है द्वंद्व। द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। फिर है कर्मधारय। कर्मधारय में आपको क्या मिलेगा, विशेषण विशेषण मिलेंगे, यानी विशेषता विशेषता बताता पाओगा। और बहुब्रीहि में क्या मिलेगा, बहुब्रीहि में ऐसे वर्ड मिलेंगे जो किसी ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, कोई अन्य पद प्रधान है, अन्य पद कौन है, प्रधान, और तीसरा पर्सन डिनोट करेगा वो। बस ये वो समास का है। इस प्रकार आप इसको छाट सकते हो। ये आपने प्रैक्टिस आपने खुद तक करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अव्ययीभाव में आपको उपसर्ग जैसे वर्ड मिल जाएंगे। तत्पुरुष है, तत्पुरुष में आपको विभक्ति चिन्ह मिलेंगे, 6 विभक्ति चिन्ह वो मिल जाएंगे। द्विगु में संख्यावाचक मिल जाएगा। द्वंद्व में माता पिता, रोटी दाल रोटी, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। तो आप पहचान सकते हो, एग्जाम्पल देखते ही पहचान लोगे। अब मैं आपको जितने भी एचएससी में पीवाईक्यू आए हुए हैं समाज से वो दिखाता हूँ, अब आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। तो अब हम पीवाईक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, समास का ये, और ये यूपी में आए हुए हैं भाई, और यूपी में हिंदी अच्छी आती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैंने क्या बताया था आपको, संक्षेपीकरण यानी ब्रीफ, तो ये बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्या दे रखा है, समसामयिक पद को तोड़ना कहलाता है। क्या होता है पद, उनको अलग अलग करना, विग्रह करना, तो क्या कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्यंग। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्यंग, ये क्या प्रत्यंग क्या है, अगर प्रति प्लस अंग है, ये प्रति प्लस में अंग है, तो प्रति मैंने बताया था ना, कुछ उपसर्ग मिलेंगे आपको, जैसे दू, दूर, दूस, भर पेट, भर, बे, यावत या प्रति, इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, तो वो क्या है, अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन नंबर डी। अनुरूप, अनुरूप है, अनु है ना, अनु, अनु बताया था, तो अव्ययीभाव, अनु क्या है, एक उपसर्ग है। निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो बर, देखो बर है, बर, बर बताया था मैंने, तो इस प्रकार पकड़ने आपने क्वेश्चन, तो भरपूर। हर रोज, हर रोज, हर है, और इसको पकड़ सकते हैं हम, हर है, तो ऐसा ही में आ रहा है भाई, ये कोई छोटा पेपर ना होता, ऐसा ही कर रहे सारे क्वेश्चन आ रहे। देखो अर है, अर्थ पकड़ लिया हमने, क्या है ये, अव्ययीभाव समास है। आजीवन, आजीवन, आ है, आ से पकड़ लिया, क्या है, अव्ययीभाव समास है। प्रत्यक्षण, तो प्रति से पकड़ लिया हमने, प्रति से, ये ऐसा ही में आ रहे सारे। तारा ग्रुप डी में तो इस लेवल के आओ भी को नहीं, ऐसा ही का पेपर है। जो क्लास में ट्रिक बताई है सिखाई है, उन्हीं के हिसाब से सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। देख लो, प्रत्यक्षण प्रति है, तो प्रति क्या है, अव्ययीभाव समास में बताया था मैंने, उपसर्ग बताए थे 22, उन्हीं में से है ये। अगला देखो, यथा, देखो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया, यथा है, यथा किस में है, अव्ययीभाव में। आगे फिर यथा आ गया, तो कौन सा है, अव्ययीभाव। अब जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, तो वह किस प्रकार का समास होगा। पहला पद अव्यय हो तो वो कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का समास वो है, अव्यय लिख रखा है, जब इसके क्वेश्चन में लिख रखा है, तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसको हम अव्ययीभाव समास बोलेंगे। देखो, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो किस में करता है ये, अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जिस समास में समस्त पद यानी प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, तो दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
जैसे यथाशक्ति है, प्रतिलिपि है और कुमार्ग है। तो ये एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये यथास्थान है, यथास्थान तो यथा से पकड़ लिया हमने, कौन सा है, अव्ययीभाव। भरपेट है, भर दिखती है, कौन सा है, अव्ययीभाव। यथा वाला फेर आ गया, कौन सा है, अव्ययीभाव। यथासंभव वाला फेर आ गया, कौन सा है, अव्ययीभाव। आजीवन है, आ है, कौन सा है, अव्ययीभाव। ये सारे अव्ययीभाव के हैं। अब तत्पुरुष के उदाहरण देखो। तत्पुरुष के आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो संप्रदान हो गया। तो संप्रदान है, तो संप्रदान तो है कौन, तो सीधा कौन सा यूज करेंगे हम, तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आएंगे आपके। ये भी इसने दिया, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है यानी गलत है। तो वन में वास ठीक है, चंद्र का प्रकाश ठीक है, जल की धारा ठीक है, ये ठीक है। देश पर निकाला, देश पर क्या निकाला, तो देश से निकाला होता है, देश से निकाला होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखो, पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी, कौन सा है, तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में पर्ण से बनी कुटी, तो ये लुप्त, देखो लुप्त पद और लुप्त चिन्ह बताया था, तो से है, से के बाद और आ रहा है बनी, तो लुप्त चिन्ह हो गया। गंगा तट, तो गंगा का तट तत्पुरुष है, ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण हैं। बैलगाड़ी है, जल समाधि है, जल में समाधि, जल में समाधि, अधिकरण में पर, तो में आ गया, तो कौन सा है, तत्पुरुष समास। घुड़ दौड़, ये सारे तत्पुरुष के हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दिए हैं, एचएससी में तो बहुत कम आए हुए हैं। ये मैंने जो है यूपी में आए हुए जो क्वेश्चन थे समास के, वो दिखाए हैं। तो जो मैंने ट्रिक बताई है ना, उन्हीं से सोल्व हो जाएंगे भाई आपके। मैं सिर्फ ट्रिक बता सकता हूँ भाई समास की, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे देश बने के क्वेश्चन है भाई, जो आपने ध्यान करने पड़ेंगे। सिर्फ हमने इनकी ट्रिक्स ध्यान होनी चाहिए कि अव्ययीभाव को कैसे पहचान सकते हैं, या तत्पुरुष को, या बहुब्रीहि को, या कर्मधारय को, द्वंद्व द्विगु को, इनको कैसे पहचान सकते हैं, सिर्फ ये बता सकता हूँ मैं। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसके क्वेश्चन भी डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो आप पहले क्लास देखो अच्छे से, और इसके क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के बाद में डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, समास खत्म हो गया है सिर्फ इस एक वीडियो में। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और किसी को कुछ क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी सिलेक्शन विद जीत से ही है, आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।